हर चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि ये लोगों और उनकी उम्मीदों के बीच का एक संवाद है। आज हम मध्य प्रदेश के अटेर विधानसभा क्षेत्र के जनादेश की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जमीन, वहाँ की राजनीति और वहाँ के लोग असल में क्या कह रहे हैं। ये विश्लेषण किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसका एक ही मकसद है, जमीनी हकीकत को समझना, ताकि एक बेहतर शासन की नींव रखी जा सके। तो ये है अटेर, मध्य प्रदेश के भिंड जिले का एक विधानसभा क्षेत्र। चंबल के बीहड़ों के पास बसा ये इलाका अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की राजनीति सीधे सीधे यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। और अगर हमें इस चुनावी कहानी को समझना है तो सबसे पहले हमें अटेर की जमीन और उसके मिजाज को समझना होगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किसी भी चुनावी फैसले की जड़ें हमेशा वहाँ के समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था में होती हैं। अटेर का फैसला समझने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानियों और उनके संघर्षों को जानना होगा। तो सवाल यह है कि अटेर की जमीनी हकीकत है क्या? देखिए, अटेर की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर ही निर्भर है। मतलब ज्यादातर लोगों की जिंदगी मॉनसून और फसलों के साथ साथ चलती है। और अगर हम सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ यादव समुदाय यानी ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है। साथ ही अनुसूचित जाति और मीना समुदाय की भी एक अच्छी खासी संख्या है। लेकिन एक नया और बहुत अहम बदलाव भी आ रहा है। भिंड के शहरीकरण के साथ जो युवा हैं वो अब सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो नए मौके तलाश रहे हैं और उनकी उम्मीदें बदल रही हैं। तो फिर लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? किसानों के लिए खेती का संकट, बढ़ता कर्ज, खाद बीज की बढ़ती लागत, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। युवाओं के लिए गांव में रोजगार की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बढ़ती महंगाई की मार गरीब परिवारों और छोटे व्यापारियों दोनों पर पड़ रही है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये वो असलियतें हैं जो तय करती हैं कि हवा का रुख किस तरफ होगा। और जब हम इन समस्याओं की बात करते हैं तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद हमेशा जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होना चाहिए, जिसमें हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो। मतदाताओं की इन चिंताओं का विश्लेषण करना दरअसल उसी जिम्मेदारी को निभाने की एक कोशिश है, ताकि शासन तक लोगों की असली आवाज पहुंच सके। अच्छा, तो जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली। अब जरा चुनावी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023 के चुनाव के नंबर हमें क्या बता रहे हैं? ये आंकड़े ही किसी भी क्षेत्र की सामूहिक इच्छा का पहला और सबसे साफ संकेत होते हैं। 2023 के चुनाव में अटेर में लगभग 2,20,000 मतदाता थे। वोटिंग हुई करीब 60%। अब नतीजों को देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 45.5% वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मिले 32.3%। ये आंकड़े अपने आप में एक बहुत ही साफ कहानी कहते हैं। जीत का अंतर 20,000 से भी ज्यादा वोटों का था। राजनीति में इसे मामूली जीत नहीं कहते, इसे कहते हैं एक निर्णायक, एक दमदार जीत। इतना बड़ा मार्जिन ये बताता है कि मतदाताओं का मूड सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि उन्होंने एक मजबूत संदेश दिया था। अगर आप वोट शेयर को देखें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच करीब 13% का एक बड़ा फासला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी जैसी दूसरी पार्टियों को भी लगभग 12% वोट मिले, जिसने नतीजों पर गहरा असर डाला। ये दिखाता है कि मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच ही सीमित नहीं था और वोटों का बिखराव भी एक अहम फैक्टर रहा। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। अब असल सवाल, ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब इस जनादेश का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि अटेर में राजनीतिक हवा इतनी तेजी से क्यों और कैसे बदल जाती है। एक वाक्य है जो अटेर की राजनीति का कह सकते हैं सार बताता है। मतदाताओं ने मौजूदा विधायकों को नियमित रूप से हराया है। यह अस्थिरता बताती है कि यहाँ पार्टी के प्रति वफादारी से ज्यादा स्विंग वोटर्स और स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अटेर के वोटर उम्मीदवार के काम और स्थानीय मुद्दों को देखकर वोट करते हैं, सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं। इस अस्थिरता की 4 मुख्य वजह हैं। पहली, चक्रीय बदलाव। ये सीट कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक पेंडुलम की तरह घूमती है। दूसरी, सत्ता विरोधी लहर। मतलब यहाँ लोग अक्सर मौजूदा विधायक को बदलने के लिए वोट करते हैं। तीसरी, वोटों का बिखराव। बसपा जैसी पार्टियां दोनों मुख्य पार्टियों के वोट काटती हैं। और चौथी और सबसे अहम, सामुदायिक समीकरण।
जो भी पार्टी यादव, ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटों को एक साथ लाने में कामयाब हो जाती है, जीत उसी की होती है। देखिए, 2023 का जो नतीजा है वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इतिहास को देखें तो एक बहुत ही साफ, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न नजर आता है। पिछले 30 सालों का चुनावी इतिहास हमें अटैर की राजनीति की असली लय दिखाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1993 में कांग्रेस, 98 में बीजेपी, 2003 में वापस कांग्रेस, 2008 में फिर बीजेपी, 2013 कांग्रेस, 2018 बीजेपी और अब 2023 में वापस कांग्रेस। पैटर्न बिल्कुल साफ है। अटेर एक क्लासिक स्विंग सीट है जो हर 5 साल में पाला बदलती है। अब जरा पिछले 2 चुनावों को आमने सामने रखकर देखते हैं। 2018 में बीजेपी जीती, पर सिर्फ करीब 5,000 वोटों के मामूली अंतर से, और ठीक 5 साल बाद 2023 में कांग्रेस की जीत का मार्जिन 20,000 से भी ज्यादा था। मतलब महज 5 साल में हवा पूरी तरह से पलट गई, और बहुत जोर से पलटी। तो इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ हार जीत के कारण गिनना नहीं है। असल मकसद है इससे सीखकर आगे का रास्ता तैयार करना। तो इस डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर अटेर जैसे क्षेत्र के लिए एक असरदार और लोगों पर केंद्रित शासन का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? किसी भी अच्छी रणनीति की शुरुआत होती है एक ईमानदार मूल्यांकन से। तो यहाँ ताकत क्या है? एक मजबूत पारिवारिक विरासत और गांव देहात से जुड़ाव, अवसर, सत्ता विरोधी लहर और बदलाव चाहने वाले युवा। लेकिन कमजोरियां भी हैं, जैसे बीजेपी के मुकाबले कमजोर बूथ संगठन। और खतरा भी है, बीजेपी का मजबूत नेटवर्क और सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक 4 मोर्चों वाली रणनीति की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला मोर्चा चुनावी मोर्चा, यानी स्विंग वोटर्स पर खास ध्यान देना। दूसरा संगठनात्मक मोर्चा, यानी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। तीसरा नैरेटिव मोर्चा, एक सकारात्मक और स्थानीय कहानी बनाना। और चौथा संसाधन मोर्चा, जिसके तहत स्थानीय समर्थन और फंड जुटाना। और जब हम आज की रणनीतियों की बात करते हैं तो एक और चीज बहुत अहम हो जाती है। आज के भारत में एक नेता और वोटर का रिश्ता भरोसे पर टिका है। जब व्यक्तिगत डेटा साझा किया जाता है तो उसे सहमति से और एक तय मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे गोपनीयता कानून भी कहते हैं। आधुनिक चुनावी रणनीतियों को इन सिद्धांतों का पालन करना ही होगा। तो ये रणनीति कागज पर तो अच्छी लगती है, पर इसे जमीन पर कैसे उतारेंगे? ये है एक 90 दिन का एक्शन प्लान, एक तरह का काउंटडाउन। 90 दिन पहले सुनवाई अभियान से शुरुआत करें, लोगों के बीच जाएं, उनकी बात सुनें। 60 दिन पहले रैलियां और डिजिटल आउटरीच शुरू करें। 30 दिन पहले शिकायतों को दूर करने की कोशिश करें और अपनी मौजूदगी बढ़ाएं। और आखिरी हफ्ते में अपने बेस को पूरी तरह से सक्रिय और ऊर्जा से भर दें। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब सिर्फ चुनाव जीतने की कोई तरकीब नहीं है। इसका असली मकसद राजनीति से कहीं बड़ा है। ये शासन और नेतृत्व के एक उच्च उद्देश्य को पाने के बारे में है। एक वाक्य है जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। ध्यान विश्वास अर्जित करने पर होना चाहिए। लगातार जुड़ाव आपकी स्वीकार्यता को बढ़ाएगा और संसाधनों की कमी को भी दूर कर देगा। इसका मतलब साफ है, लोगों से सच्चा जुड़ाव और उनका भरोसा पैसे या मशीनरी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो आगे का रास्ता क्या है? 4 बातें। पहला, नुक्कड़ सभाओं जैसे तरीकों से लोगों से लगातार व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखें। दूसरा, बूथ स्तर के संगठन में महारत हासिल करें। तीसरा, वोटों के बंटवारे से बचने के लिए स्थानीय गठबंधन बनाएं। और चौथा, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपनी एक मानवीय और जमीन से जुड़ी कहानी लोगों तक पहुंचाएं। अटेर का ये पूरा विश्लेषण दिखाता है कि असली बदलाव एक जन केंद्रित नेतृत्व से ही आ सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.